सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राघव प्रकाश। जयपुर में दो कॉलेज हैं, परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस हिंदी मीडियम का कॉलेज है और परिष्कार इंटरनेशनल कॉलेज इंग्लिश मीडियम का कॉलेज है। मैं उन दोनों के साथ जुड़ा हुआ हूं, उन्हीं का डायरेक्टर हूं। और परिष्कार कॉलेज की एक खास पहल है जो आपके काम की है, उसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। देखो, अभी क्या हुआ, कोरोना की वजह से हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कुछ परीक्षाएं अभी बाकी हैं, अभी हुई नहीं है। कुछ तो आप दे चुके, लेकिन कुछ परीक्षाएं बाकी हैं। और वे बाकी कौन कौन सी हैं? और निश्चित रूप से कुछ, ये जो कोरोना लॉकडाउन है खत्म होने वाला है, और खत्म होने के बाद में आपकी बोर्ड की परीक्षाएं वे होंगी और आप उनकी अभी तैयारी कीजिए। आप तैयारी करेंगे इन्हीं दिनों तो निश्चित रूप से काफी समय मिल गया है और अभी और समय है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इन खासतौर से इन पेपर्स में। देखो कौन कौन सी परीक्षाएं बाकी हैं आपकी। अभी जो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं, +2 के 12वीं के, उनकी बात है, उनका गणित का बहुत महत्वपूर्ण विषय का पेपर बाकी है। अभी मैथमेटिक्स का पेपर बाकी है। और जो आर्ट्स वर्ग के बच्चे, उनका भूगोल जो बहुत ही पॉपुलर कॉमन सब्जेक्ट है, और जो आर्ट्स वाले बच्चे फिर आगे के बीए में भी इस सब्जेक्ट को लेते हैं, तो भूगोल बाकी है। और उनका हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर, ये दोनों भी बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट हैं, और हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर ये भी आपको बाकी है। तो देखिए, आपकी गणित बाकी है, भूगोल बाकी है, हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर बाकी है। हमने ये कोशिश की है कि हम आपको इनके बारे में कुछ अलग से कुछ लेक्चर्स तैयार करें, और वो तैयार कर लिए हमारे परिष्कार कॉलेज की फैकल्टी ने तैयार किए हैं, और आप तक वो हम लोग पहुंचा रहे हैं। मैं फिर से आपको बता दूं कि परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस ये हमारा पहला कॉलेज है मित्रों, और ये हिंदी माध्यम के बच्चे पढ़ते हैं। ये शिप्रा पथ मानसरोवर जयपुर में है, और इसमें जो कोर्सेज चलते हैं वो कोर्सेज चलते हैं बीए, बीएससी, बीसीए, बीकॉम, और पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए, एमकॉम और एमएससी, सभी सब्जेक्ट्स में एमएससी, ये कोर्सेज हमारे चलते हैं। लेकिन खास जो इस कॉलेज की खूबी है वो ये है कि यहां कॉम्पिटिशन्स की फ्री तैयारी होती है, और ये पिछले 12 वर्ष से हम लोग काम कर रहे हैं। 12 वर्ष से कॉलेज कॉम्पिटिशन्स की फ्री तैयारी कर रहा है। और तैयारी किस किस की? आईएएस की, आरएस की, एसएससी, एनडीए, बैंक, एलडीसी, पुलिस, सब इंस्पेक्टर, अकाउंटेंट, पटवार, कांस्टेबल, इनकी तैयारी होती है। और ये तैयारी रोज 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लास चलती है फ्री, जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, इसी प्रकार से जनरल स्टडीज, इन अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी होती है। और ये सब कहीं न कहीं सब परीक्षाओं में काम में आते हैं। मित्रों, जो दूसरा कॉलेज है वह है परिष्कार इंटरनेशनल कॉलेज। ये जो इंटरनेशनल कॉलेज है मित्रों, ये इंग्लिश मीडियम का है, और ये विजय पथ मानसरोवर में ही, इसी कॉलेज से, हिंदी मीडियम के कॉलेज से 1.5 किलोमीटर दूर विजय पथ पर मानसरोवर जयपुर में ये दूसरा कॉलेज है। बस इसमें केवल 3 कोर्सेज चलते हैं इंग्लिश मीडियम के, या इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है, और इसलिए इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो इसमें एडमिशन लेते हैं। तो इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम ये तो कराते हैं सब, दोनों कॉलेजेस राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम कंपटीशन की वही फ्री तैयारी कराते हैं। और ये तैयारी भी आईएएस, आरएएस, एसएससी, एनडीए, बैंक, ये सब के सारे कंपटीशन हिंदी मीडियम वालों को भी तैयारी कराते हैं और इंग्लिश मीडियम वालों को भी तैयारी कराते हैं। और इसीलिए हमारे इन पदों पर हमारे खूब सिलेक्शंस होते हैं। हमने इस कॉलेज ने सोचा, क्योंकि हमारे पास में स्टूडियो है और हमारे पास ऑनलाइन कार्यक्रम है, तो इन सारी सुविधाओं की वजह से हमने सोचा कि आप काफी गैप हो गया है पढ़े हुए। आपने सोचिए कि जनवरी फरवरी में आपने पढ़ा होगा, और अब ये अप्रैल समाप्त हो रहा है, मई में जाकर के, और आपके पता नहीं मई में या जून में एग्जाम होगा, बीच में काफी गैप होगा, बहुत सा पढ़ा हुआ धुल गया होगा। इसलिए आपके उस पढ़ाई को रिफ्रेश करने के लिए
हमने देखो फिर से इन सब्जेक्ट्स पर आपके लेक्चर तैयार किए हैं और वो लेक्चर्स आपके पास हैं। साइंस वाले बच्चे गणित को पढ़ सकते हैं, गणित इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और गणित में बिल्कुल बहुत ही शानदार लेक्चर्स अंकिता जी के द्वारा तैयार किए गए। इसी प्रकार से भूगोल और हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर, इन पे भी ये कला वर्ग के बच्चों के लिए हमने तैयार किए। मित्रों देखो, हमारी गणित के लिए अंकिता शर्मा, और इन्होंने गणित का मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया है और हमने ये कोशिश किया है कि जो परीक्षा आपके आने वाली है वो प्रश्न आपके इस मॉडल प्रश्न पत्र में मिल जाएं। और इसलिए जो बच्चा इस मॉडल प्रश्न पत्र से गुजरेगा निश्चित रूप से अपने उस पेपर में बहुत अच्छा कर पाएगा, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा कर पाएगा। इसलिए आप इस मॉडल प्रश्न पत्र से गुजरिए, हमारे मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होगा। इसी तरह से कला वर्ग के लिए जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो इंग्लिश में रितु चौधरी जी ने तैयार किए हैं और वो पोइट्री कॉम्प्रिहेंशन, कैसे पोइट्री को समझ करके कैसे समझना, उस पर प्रश्न आते हैं। इसलिए पोइट्री कॉम्प्रिहेंशन बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन उस डिफिकल्ट टॉपिक को भी रितु जी ने जिस तरह से प्रस्तुत किया है वो आपको मदद करेगी। ऐसे ही कला वर्ग में भूगोल के लिए डॉक्टर मनोज कुमार सैनी, मनोज कुमार सैनी जी ने ये भूगोल के बहुत अच्छे टीचर हैं और इन्होंने भूगोल का मॉडल प्रश्न पत्र हल किया है। खासतौर से पिछली परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आते रहे हैं उनको ध्यान में रख करके मॉडल प्रश्न पत्र इसका भी प्रस्तुत किया है। और कला वर्ग के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर किरण शर्मा ने उन्होंने आधुनिक काल के 2 लेक्चर तैयार किए। आधुनिक काल आपके पाठ्यक्रम में है हिंदी ऑप्शनल के बच्चों के लिए, और उन्होंने 2 तैयार किए और एक खुद मेरा भी एक लेक्चर है जो गुण, दोष, अलंकार और छंद पर है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार। ये चारों बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट हैं और आप अगर मेरे लेक्चर को पढ़ेंगे तो ये चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। तो मित्रों, हमें चाहते हैं कि आप इन लेक्चर्स को बार बार पढ़ें। एक बार पढ़ेंगे काफी कुछ समझ में आ जाएगा, 50, 60, 70% समझ में आएगा। दोबारा पढ़ेंगे 90, 95% आ जाएगा। तीसरी बार पढ़ेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अपने साथियों को शेयर करें, आप न कुल खुद के लिए बल्कि अपने और दोस्तों को भी आप शेयर करें, उनको बताएं कि वो इन लेक्चर्स को देखें। और अगर कोई कठिनाई होती है, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है इसको लेकर के, तो प्लीज ये हमारे फोन नंबर है, आप इन फोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और हम आपको संबंधित टीचर से इसका स्पष्टीकरण करवा सकते हैं। या आपके कोई क्वेश्चंस आएंगे तो उन क्वेश्चंस के आधार पर फिर से हम लोग कोई वीडियो तैयार करके और आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बस हमारी इच्छा है आपके रिजल्ट अच्छे हो मित्रों, और हमारी हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। हम होंगे कामयाब, बिल्कुल अच्छे मार्क्स लेंगे और कामयाब होंगे। आप इनको देखिए। बहुत मंगल कामनाएं प्यारे बच्चों। नमस्कार साथियों, मित्रों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सैनी परिष्कार वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, कल हमने जो 12वीं क्लास के एक मॉडल टेस्ट पेपर, भूगोल का जो मॉडल टेस्ट पेपर देखा था, उसमें 17 क्वेश्चंस के आंसर कल हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर जो ब भाग के अंदर यानी सेक्शन बी के अंदर आता है 27 नंबर क्वेश्चन तक, जो सेक्शन सी के अंदर आते हैं, वहां तक हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद डी सेक्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम अगले भाग के अंदर करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस के आंसर लिखें और किस तरीके से याद रखें। कुछ पिक्चर्स देख करके, कुछ मैप्स वगैरह देख करके इन चीजों को अपने मानस पटल पे हम लोग छाप सकते हैं और उसको हम अपने कॉपी के अंदर बिल्कुल क्रमबद्ध रूप में आंसर लिख सकते हैं, जिससे कि डायग्राम्स और मैप के द्वारा इसको सुसज्जित करके और फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको सुसज्जित करके यदि हम पेश करते हैं तो एग्जामिनर हमको फुल में से फुल मार्क्स देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम साथियों आगे चलते हैं आज के हमारे प्रश्न पर, जो कि 18 नंबर का प्रश्न है। और ये प्रश्न है हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण एवं दुष्परिणामों को लिखिए। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इसके बारे में हमको बताना है और इसके कारण बताने हैं और इसके दुष्परिणाम बताने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि ग्रीन गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, इसके बारे में देखें। तो किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण या वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसें सूर्य की किरणों को उसकी सतह तक आने देती हैं।
उसके अंदर क्वालिटी क्या होती है उन गैसों के अंदर कि वो सूर्य के विकिरण को, जो लघु तरंग दैर्ध्य के होते हैं सूर्य के विकिरण, उनको तो आने देती है, लेकिन उसकी सतह की ऊष्मा को, यानी सतह से वापस अंतरिक्ष में जाने वाली जो ऊष्मा है, जो विकिरण है, उनको लौटने नहीं देती। यह विशेष बात है उन गैसों के अंदर, यह विशेष गुण होता है कि लघु तरंग दैर्ध्य की जो सूर्य से विकिरण आती है उसको वो अंदर आने देती हैं, लेकिन जो उस ग्रह की सतह से दीर्घ तरंग दैर्ध्य की, यानी बड़ी लंबाई की जो तरंगे होती है, विकिरण होते हैं, उनको वो वापस लौटने नहीं देती। अर्थात उस ग्रह के ऊपर तापमान को निरंतर बढ़ाती रहती हैं। तो इसी कारण इस प्रकार उस ग्रह का या उपग्रह का तापमान क्या होता है, उसमें वृद्धि को हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं। इस तरीके से यदि तापमान उस ग्रह का बढ़ता जाए तो ऐसे जो घटना है उस घटना को हम क्या कहते हैं, हरित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाऊं कि कभी कभी आप लोग, सभी लोग कार में तो बैठे ही होंगे कभी ना कभी, जब कार धूप के अंदर बाहर खड़ी रहती है और जब हम गर्मी के अंदर धूप में खड़ी हुई कार के अंदर गेट खोल करके अंदर बैठते हैं तो बाहर से ज्यादा गर्मी उस कार के अंदर होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कार भी एक ग्रीन हाउस ग्रह बन चुकी है। उसके कांच से और उसकी जो धातु है उससे विकिरण अंदर तो जा रहा है, लेकिन पूरा का पूरा विकिरण बाहर वापस नहीं आ पा रहा है। इसकी वजह से कार के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से ज्यादा हो जाता है। यही प्रभाव ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। तो इसको हम ध्यान रखें कि पृथ्वी पर और विभिन्न ग्रहों पर कुछ ऐसी गैसें हैं जिनके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी गैसें हैं। उन गैसों की यह प्रकृति होती है कि वो सूर्य के विकिरण को आने तो देती है, लेकिन पार्थिव विकिरण, जो पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा है, अंतरिक्ष में जाने वाली ऊष्मा है, रात के समय जाती है और दिन के समय भी जाती है। दिन के समय आती ज्यादा है, जाती कम है, लेकिन रात के समय तो सूर्य से प्राप्त होती ही नहीं है ऊष्मा, तो केवल निर्गत होती है पृथ्वी की ऊष्मा और कुल तापमान पृथ्वी का संतुलित बना रहता है। लेकिन उन गैसों का यह गुण है कि वे पृथ्वी से जाने वाली विकिरण को वापस उस ग्रह के सतह पर लौटा देती है और उस लौटाने के कारण उस ग्रह के ऊपर तापमान निरंतर बढ़ता जाता है। उस प्रभाव को हम क्या कह रहे हैं, जो तापमान बढ़ने की घटना है उसको क्या कह रहे हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब देखें पृथ्वी पर हरित ग्रह गैसें कौन कौन सी है और वो कहां कहां से मिलती है। तो इसके अंदर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो ईंधन है उसके जलाने से और जीवों के जो श्वसन क्रिया है, वनस्पति की श्वसन क्रिया है, जो वनस्पति भी जो श्वास लेती है उसमें ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है। लेकिन आप कहेंगे वनस्पति तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकालती, वो तो ऑक्सीजन निकालती है। नहीं, श्वसन के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकालती है, श्वास लेने में वो ऑक्सीजन ही ग्रहण करती है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जो कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहलाती है, जो भोजन निर्माण की क्रिया है वनस्पति में, उसके अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेती है और ऑक्सीजन को निकालती है। इसके अंदर श्वसन की क्रिया में उपयोग की गई ऑक्सीजन से कई गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती है और ऑक्सीजन उससे कई गुना ज्यादा, यानी श्वास लेने से कई गुना ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन वनस्पति के द्वारा निकाला जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जितना भी ईंधन हम जला रहे हैं, चाहे लकड़ी जलाएं, चाहे कोयला जलाएं, पेट्रोल जलाएं, गैस जलाएं, कुछ भी जलाएं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इसके बाद देखें हम कि जलवाष्प सूर्य के तापमान के कारण नदियों से, महासागरों से, झीलों से और वनस्पति और मिट्टी से जो भी नमी उपलब्ध है वो वाष्प बन करके और वायुमंडल में रहती है। तो जल जो है वो वाष्प के रूप में वायुमंडल में हमेशा रहता है। किन्हीं स्थानों पर अधिक रहता है, किन्हीं स्थानों पर कम रहता है। ये वहां उपलब्ध तापमान और वहां उपलब्ध जल के स्रोतों पर निर्भर करता है। इसके बाद देखें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस है नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। ये जो है जब बादल कड़कते हैं, बादलों में बिजली गरजती है, तब वायुमंडल की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना लेती है। इसके साथ साथ जो बड़ी लंबी दूरी पर जाने वाले वायुयान होते हैं, उन वायुयानों के द्वारा भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में छोड़ी जाती है। इसके साथ साथ बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जहां पर नाइट्रेट युक्त पदार्थ काम में लेते हैं। जहां नाइट्रेट युक्त पदार्थ काम में लिए जाते हैं, जैसे उर्वरक उद्योग, जैसे पेंट उद्योग,
तो ऐसे उद्योगों के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रकृति के अंदर भी बनती है और उद्योगों आदि के द्वारा भी बाहर निकाली जाती है। ऐसे ही मीथेन गैस भी एक प्रभावी ग्रीन हाउस गैस है। ये जो गैस है ये हरी वनस्पति या वनस्पति के अंशों का नमी की उपस्थिति में सड़ने के कारण बनती है। दूसरा, ये जितना भी वनस्पति का जो अंश है, जो मलमूत्र है, उसको सड़ने के दौरान भी इस गैस का उत्सर्जन होता है, इस गैस का निर्माण होता है। जैसे हम देखें बायोगैस प्लांट यानी गोबर गैस प्लांट जितने भी होते हैं, उसके अंदर यही गैस तो है मीथेन, जो ईंधन के रूप में इकट्ठी होती है टैंक में और ये जलाने के काम आती है। ये ज्वलनशील गैस भी है। इसका मतलब इसको इकट्ठा करके यदि हम ईंधन के रूप में काम में लें तो ये गैस किस में बदल जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाएगी और ऊर्जा हमें दे देगी। तो इस तरीके से मीथेन गैस जो है वनस्पति के सड़ने गलने से और मलमूत्र आदि के सड़ने गलने से ये गैस निकलती है। इसके अंदर मानव का मलमूत्र आदि भी सड़ता है, तब भी मीथेन गैस काफी बड़ी मात्रा में प्रकृति के अंदर निकलती है। तो इस तरीके से ये सारी गैसें जो है ऐसा गुण रखती है जो सूर्य विकिरण को अंदर आने तो देता है लेकिन पार्थिव विकिरण को वापस नहीं जाने देते। तो इस कारण से पृथ्वी का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाता है और जिस भी ग्रह के ऊपर ये गैसें हैं उन ग्रहों का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखें इस प्रक्रिया को। सूर्य से आने वाली जो लघु तरंग दैर्ध्य की विकिरण है यानी छोटी तरंग लंबाई की विकिरण है। तरंग लंबाई को समझें आप कि एक श्रृंग और एक गर्त मिलकर के एक तरंग लंबाई होती है, अर्थात एक श्रृंग और एक गर्त मिलकर के क्या होता है? एक तरंग लंबाई। अब इसके अंदर देखिए सूर्य से जो विकिरण आ रहे हैं वो अधिकांश विकिरण बहुत छोटी तरंग लंबाई के होते हैं और लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य, वहां से यहां तक आ जाते हैं। लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड के अंदर यहां पहुंच जाते हैं। तो विकिरण पृथ्वी के धरातल पर आ गया, उस विकिरण को यह आने देती है। लेकिन पृथ्वी के धरातल से निकलने वाले दीर्घ विकिरण जिसकी तरंग लंबाई अधिक होती है उसको जलवाष्प भी वापस लौटा देती है, मीथेन गैस भी वापस लौटा देती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज्यादा लौटाती है, क्योंकि वायुमंडल के अंदर इन गैसों में से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा प्रभावी रूप से पार्थिव विकिरण को वापस धरातल पर लौटाती है। तो इस तरीके से पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसमें धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अंदर देखें दोस्तों कि इसके क्या क्या कारण हैं। तो इसके कारण औद्योगिकरण, क्योंकि उद्योगों के अंदर ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि बहुत अधिक मात्रा में काम में आते हैं और चिमनियों के माध्यम से वायुमंडल के अंदर बहुत अरबों टनों के रूप में रोजाना जब सारे उद्योग विश्व के चलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। उसके बाद देखिए वन विनाश, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खत्म करने के लिए अत्यधिक वन और वनस्पति होनी चाहिए। तो जैसे जैसे वनों का विनाश हो रहा है तो वो प्रकाश संश्लेषण भी कम हो रहा है और प्रकाश संश्लेषण कम होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो काम आती प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कम होती और ऑक्सीजन बढ़ती, वो प्रक्रिया रुक गई है। जैसे जैसे वनों का विनाश ज्यादा होता जाएगा वैसे वैसे ग्रीन हाउस प्रभाव भी और अधिक बढ़ता जाएगा। तीसरा है जीवाश्म ईंधन। जितने भी जीवाश्म ईंधन है यानी जीवों से मिलने वाले, वनस्पति भी एक जीव है तो उससे लकड़ी मिलती है और उसके अलावा प्रकृति के अंदर कोयला लकड़ी से ही बना है, दब करके ताप और दाब के कारण लाखों वर्षों बाद लकड़ी कोयले में बदल जाती है, तो कोयला भी हमें जीवाश्म ईंधन के रूप में मिलता है। इसी प्रकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस वो भी हमें जीवाश्म ईंधन के रूप में मिलते हैं, क्योंकि जितने भी जीवन दबा है उसकी जितनी भी वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सारे धीरे धीरे आंतरिक गर्मी के कारण, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी के कारण पिघल करके और उसके चट्टानों के छिद्रों में इकट्ठे हो जाते हैं। वही आज लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व दबे हुए जीवों के अंश के रूप में हमको पेट्रोलियम मिलता है। उसी पेट्रोलियम के जलाने से, प्राकृतिक गैस के जलाने से हमें ऊर्जा मिलती है और यह ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्सर्जित करता है। चलिए आगे चलते हैं। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, इनके अंदर जो गैस काम आती है वो काम आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका जो सामान्य औद्योगिक क्षेत्र के अंदर बोलचाल की भाषा में जो नाम है वो है फ्रीऑन। तो ये जो फ्रीऑन गैस है जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम कहते हैं, CFC कहते हैं, इसके अंदर जो क्लोरीन है और जो फ्लोरीन है, इसका मतलब जो हैलोजन गैसें हैं,
ये हैलोजन गैसें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये विशेष रूप से ऐसी गैसें हैं जो कि ये पूरे वायुमंडल के अंदर तापमान तो बढ़ाती ही बढ़ाती है, ओजोन को भी खत्म करती है। तो ओजोन की जो क्वेश्चन है, जो ओजोन हास वाला प्रश्न है, उसके अंदर इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको ये ध्यान रखिए कि ये ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं और ये ओजोन हास के लिए भी जिम्मेदार गैसें हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके अंदर देखें दोस्तों कि ग्रीन हाउस गैस का दुष्प्रभाव क्या क्या है। तो सबसे पहला दुष्प्रभाव है कि उस ग्रह या उपग्रह के जहां पर ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है, उस ग्रह या उपग्रह के तापमान में वृद्धि लगातार होती जाती है, जिसके कारण गर्मियां बहुत अधिक गर्म हो जाती हैं और सर्दियां उतनी अधिक ठंडी नहीं हो पाती हैं। आगे देखें कि वर्षा की अनियमितता, इसका मतलब यदि अत्यधिक तापमान बढ़ेगा, औसत तापमान बढ़ता जाएगा, तो वर्षा के अंदर अनियमितता आएगी, अनिश्चितता के अंदर भी वृद्धि होगी। अर्थात वर्षा हो या ना हो, मानसून का समय आ गया, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि 15-20 दिन और महीने भर तक वर्षा ही नहीं होती। समय वर्षा ऋतु का है, फिर भी वर्षा नहीं होती। तो ऐसे ही घटनाएं जो है वो निरंतरता इसकी बढ़ती जाती है और इन घटनाओं के कारण जो है किन्हीं स्थानों पर अतिवृष्टि हो जाती है, किन्हीं स्थानों पर अल्पवृष्टि होती है और अकाल व सूखा आता है या बाढ़ें आती है। तो ये चीजें इसके विस्तार के अंदर आपको लिखनी है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा, औसत समुद्री जल के अंदर वृद्धि, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा पृथ्वी पर, बताइए। तापमान बढ़ेगा तो जो ध्रुवों पर बर्फ है, जो ऊंचे पर्वतों पर बर्फ है, वो धीरे धीरे पिघलेगी और पिघलेगी तो समस्त पानी जो महाद्वीपों के ऊपर बर्फ के रूप में जमा हुआ है वो महासागरों में चला जाएगा, झीलों में चला जाएगा और उसका जल स्तर बढ़ा देगा। और जल स्तर के बढ़ने से जो तटों के पास में कम ऊंचाई पे बसे हुए बंदरगाह हैं और जो नगर हैं, मुंबई जैसे नगर, न्यूयॉर्क जैसे नगर और इस टाइप के जितने भी बड़े बड़े नगर है, वो नगर धीरे, उनका अधिकांश भाग जो नीचा है वो जल के अंदर डूब जाएगा। अर्थात बहुत सारे बड़े नगरों का जो क्षेत्र है वो महासागर के अंदर डूब जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वनस्पति क्षेत्रों में परिवर्तन। अब वनस्पति के विभिन्न भाग हमने पढ़े हैं, जैसे विषुवतरेखीय सदाबहार वन, जैसे मानसूनी वन, जैसे शीतोष्ण प्रदेश के वन, जैसे शीत कटिबंध के शंकुधारी वन, टेगा वन जिसको कहते हैं, बोरियल वनस्पति भी जिसको कहते हैं, जैसे क्रिसमस ट्री का जैसा है। लेकिन इनके अंदर ये ध्यान दीजिए आप कि जो वनस्पति क्षेत्र हैं, एक विशेष जलवायु कटिबंध के अंदर एक विशेष प्रकार की वनस्पति मिलती है। जब जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, जब तापमान में परिवर्तन हो जाएगा, वर्षा में परिवर्तन हो जाएगा, जो कि जलवायु को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व हैं, तो उन क्षेत्रों के अंदर इसके परिवर्तन होने से वनस्पति में भी परिवर्तन आ जाएगा। इस तरीके से मानसूनी क्षेत्र, उपोष्ण क्षेत्र और शीतोष्ण कटिबंध के जो क्षेत्र हैं, जहां पर सर्दियां और गर्मियां दोनों रहती हैं, ऐसे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा व्यापक परिवर्तन आएगा, यानी वनस्पति का प्रकार ही बदल सकता है। इतना ज्यादा परिवर्तन यदि तापमान और वर्षा में आ जाता है तो निश्चित रूप से हमारे वन प्रदेश काफी परिवर्तित हो जाएंगे। तो अब चलते हैं साथियों अगले बिंदु पर कि बीमारियों के स्तर में वृद्धि। जब तापमान बढ़ जाएगा, वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता बढ़ जाएगी, तो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर बाढ़ें, अकाल और सूखा भी आएंगे। और बाढ़ें, अकाल और सूखा जब आएंगे तो निश्चित रूप से बाढ़ वाले क्षेत्रों के अंदर बाढ़ से बाद में जो बैक्टीरिया संबंधी और जो पेट के संबंधी जो बीमारियां होती है, गंदे दूषित पानी से संबंधित बीमारियां होती है, उनमें वृद्धि होगी। और जो अकाल वाले क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के अंदर जो है सूखे से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, निर्जलीकरण से संबंधित, डिहाइड्रेशन से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां जो है उन क्षेत्रों के अंदर बढ़ेंगी। अब इसके बाद देखें तो जैव विविधता को खतरा उत्पन्न होगा ही होगा, क्योंकि जिन क्षेत्रों के अंदर जो भी वनस्पतियों जीवन रहता है, उन क्षेत्रों के अंदर तापमान और वर्षा के परिवर्तन के कारण उन जीवों और वनस्पति का विलोप होगा और उसके कारण उन क्षेत्रों के अंदर जो है जैव विविधता का ह्रास हो जाएगा। बहुत सारी वनस्पति और बहुत सारे जीव जंतु मृत हो जाएंगे, यानी लुप्त हो जाएंगे, और लुप्त होने की वजह से वहां पर खाद्य श्रृंखला का भी विनाश हो जाएगा और समस्त संतुलन, जो पारिस्थितिकीय संतुलन है, वो भी बिगड़ जाएगा। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स के अंदर इन बिंदुओं को लेकर के हम लोग आगे विस्तार कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसके अंदर देखें दोस्तों कि भारत में तीव्र नगरीय
जनसंख्या वृद्धि के कोई 3 कारणों और 3 दुष्प्रभावों को लिखिए। तो इसके अंदर देखें कि भारत में तीव्र नगरीय जनसंख्या वृद्धि, कि भारत के अंदर नगरीय जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है और उस तेजी से होने के कारण जो है वहां पर कुछ कारण हैं और कुछ उसके दुष्प्रभाव भी हैं, तो उनको पूछा गया है प्रश्न में। तो आइए देखते हैं। भारत के अंदर 1911 के अंदर केवल भारत की कुल जनसंख्या का 10% भाग नगरों में निवास कर रहा था। इसका मतलब बहुत कम प्रतिशत था, 90% भाग जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहा था। अब भारत के अंदर 2011 के अंदर 3 गुना हो गया, लगभग 100 सालों के अंदर 31.2% जनसंख्या जो है वो नगरों में निवास कर रही है। अर्थात 100 साल के अंदर 3 गुना वृद्धि नगरों की हुई है। तो कुल जनसंख्या हमारे नगरों में रहने वाली जो है वो 37,71,05,760 जो व्यक्ति हैं सामान्य रूप से वो नगरों में निवास कर रहे हैं। तो ये डेटा हमको देने के बाद इसके कारण क्या क्या हैं ये हमको बताना पड़ेगा कि कितनी जनसंख्या इसमें नगरों में रह रही है। अब इसके कारण पूछे गए हैं, तो देखिए कारण क्या क्या है। सबसे मेन कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रोजगार का अभाव है। धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पानी कम होता जा रहा है, नदियों के अंदर पानी कम होता जा रहा है, वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। तो उसके कारण इन क्षेत्रों के अंदर जो है सतही पानी, जो झीलों के अंदर, तालाबों के अंदर और नदियों में पानी हुआ करता था वो कम हो गया, तो भूमिगत जल भी कम हो गया। उसकी वजह से कृषि कार्य इतना अधिक नहीं हो पा रहा है। जो पहले 3 फसलें ली जाती थी उन स्थानों पर 1 फसल भी बड़ी मुश्किल से हो रही है। तो उसके कारण वहां पर कृषि कार्य कम हो गया। अब ग्रामीण क्षेत्र का जो मुख्य आर्थिक कार्य था वो कृषि कार्य है, तो कृषि कार्य वहां पर समाप्त हो गया या कम हो रहा है। तो निश्चित रूप से जो लोग वहां पे अधिकांश रह रहे हैं उनका रोजगार छिन चुका है और उसके कारण लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं, प्रवास करते हैं और शहरी क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या बढ़ती जाती है। आगे देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जन सुविधाओं का भी अभाव है। जितना अधिक जन सुविधाएं शहरों के अंदर सरकारों के द्वारा, सभी विश्व के सभी देशों में सरकारों के द्वारा स्थापित की गई है, आधारभूत ढांचे का विकास किया गया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देखें, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, चाहे हम आवागमन के मार्गों के क्षेत्र में देखें, चाहे हमें विद्युत उपलब्धता के क्षेत्र में देखें, तो जितनी भी सुविधाएं हैं सामाजिक और जो हमारी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, शैक्षिक संबंधी सुविधाएं, वो अधिकांशतः कहां ज्यादा विकसित होती है? नगरों में। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर उन सुविधाओं का विकास उस स्तर पर नहीं हो पाता। तो इसके कारण ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा भी आर्थिक रूप से संपन्न होता है, शैक्षिक रूप से थोड़ा सा भी संपन्न होता है, तो तुरंत शहरों की ओर पलायन कर जाता है और शहर में ही छोटा सा घर लेकर के और वहीं अपना जीवन जीने लगता है। चलिए आगे देखते हैं। औद्योगिकरण, क्योंकि बड़े बड़े शहरों का जो स्थापना हुई है वो मुख्य जो काम हुआ है वो औद्योगिक क्रांतियों के बाद ही हुआ है। विशाल बड़े नगरों का जो विकास है, उत्थान है, वो औद्योगिकरण के कारण संभव हो पाया है और इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार एक छोटे से उद्योग के अंदर मिल सकता है। तो जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए 100 बीघा के अंदर कोई एक खेत है, तो 100 बीघा के अंदर एक परिवार जो 10-12 जनों का है, चाचा ताऊओं को मिलाकर, वो सारा एक 100 बीघा के खेत को संभाल सकता है। तो वहां पर 10-12 जनों को रोजगार मिला। जबकि 100 बीघा के अंदर एक औद्योगिक प्रदेश बसाया जा सकता है, यानी बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा सकती है और उन औद्योगिक इकाइयों में लाखों व्यक्तियों को एक साथ रोजगार मिल सकता है। तो कहां तो 100 बीघा के अंदर हम 10-12-15 लोगों को रोजगार दे रहे थे कृषि के माध्यम से, और कहीं 100 बीघा के क्षेत्र के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बसा करके और लाखों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। तो इसका मतलब औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया हुई कि बहुत कम क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने लगा। इस कारण से ग्रामीण क्षेत्र से शहर की तरफ, नगरों की तरफ जो है लोग पलायन करने लगे। जो भी थोड़े बहुत कुशल लोग थे जो ये चाहते थे कि हमारी इनकम बढ़े, हमारी आमदनी बढ़े और हम अच्छे स्वास्थ्य सेवाओं के साथ, अच्छे शिक्षा के साथ में जीवन यापन करें, हमारा जीवन स्तर सुधरे, तो वो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की तरफ, औद्योगिक नगरों की तरफ पलायन कर गए। तो इस तरीके से जो है नगरों की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है।
आगे देखते हैं, परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास। आज मोबाइल ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंच गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। सारी कंपनियों की कनेक्टिविटी एक जैसी नहीं हो पाती है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है और उसकी स्पीड भी बहुत अधिक होती है। तो सूचनाएं तो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गई कि शहर में ये हो रहा है, वो हो रहा है और इतना डेवलपमेंट हो रहा है। तो उसकी सूचना के आकर्षण के कारण और विश्व के विभिन्न नगरों की सूचनाओं के कारण हमारे पास एक जो है प्रेरणा मिल गई, जिसके कारण हम हिम्मत जुटा करके गांव से निकल करके और महानगरों की ओर आ गए, जिसके कारण महानगरों की और नगरों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। चलिए आगे देखते हैं, कृषि का अलाभकारी होना। अब इसके अंदर देखिए दोनों पक्ष हैं इसके अंदर। जो सक्षम किसान हैं, जो तकनीकी रूप से कुशल किसान हैं, तो जो कुशल हैं उन किसानों ने आधुनिक तकनीकी अपनाकर और नवीनतम बीज, खाद आदि अपनाकर अपनी कृषि को लाभकारी बना लिया। लेकिन सभी किसान तो सक्षम नहीं है, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। हमारे देश के अंदर देखें तो 90% किसान छोटे हैं और उन किसानों के कारण छोटे किसानों को बड़े बड़े मशीनरी संभव नहीं है अपने खेत में खरीदना, क्योंकि उनका आर्थिक जो लागत है वो बहुत अधिक है और कमाई उन किसानों की बहुत कम है। तो उसके कारण जो आधुनिक तकनीकी से मशीनरी और विभिन्न बीज, खाद, दवाइयां आदि की जानकारी भी उनको नहीं मिल पाती और वो खरीद भी नहीं पाते हैं। तो उस कारण से उनका उत्पादन कम हो जाता है। तो अमीर किसान जो तकनीकी रूप से सक्षम है, जो बड़ा किसान है, जो जानकार किसान है, शिक्षित किसान है, वो किसान तो बहुत अधिक आधुनिक चीजें लगाकर अपनी कृषि को लाभकारी बना लेता है और संपन्न होता जाता है। जबकि छोटे किसान जो हैं वो उन तकनीकों को अपना नहीं पाते, रोग के समय दवाइयां दे नहीं पाते, तो कृषि उनकी बर्बाद हो जाती है, तो वो और गरीब होते जाते हैं। इसलिए अधिकांश किसान जो है वो गरीबी की सीमा से नीचे चले जाते हैं और उनकी कृषि उनके लिए भरण पोषण के लिए भी पर्याप्त नहीं हो पाती। इसलिए वो मजदूर बन जाते हैं और फिर शहरों की ओर पलायन करते हैं मजदूरी करने के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मजदूरी मिलती नहीं है। तो इसकी वजह से भी पलायन बहुत अधिक होता है। आगे देखें कि कृषि में वृद्धि दर का कम होना निश्चित रूप से अलाभकारी है, तो वृद्धि दर कम है इसीलिए अलाभकारी है। तो कृषि के अंदर जितनी उद्योगों के अंदर ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर है, उससे बहुत कम कृषि के अंदर वृद्धि दर हमारी होती है। तो उसकी वजह से भी जो है लाभकारी नहीं रही है कृषि। अब इसके बाद देखें, कुटीर और लघु उद्योगों की समाप्ति होती जा रही है, क्योंकि छोटी से छोटी वस्तु भी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाकर सस्ते दामों पर जो है देती हैं। तो इसकी वजह से जो प्राचीन काल में हमारे कुटीर उद्योग विकसित थे, गांवों के अंदर ही लोग गांव के अंदर बनी हुई वस्तुओं को ही दैनिक उपयोग के लिए खरीदते थे, उनको ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी बड़ी कंपनियों के अच्छे आइटम, अच्छे जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं वो मिल जाती हैं और कम दामों पे मिल जाती हैं। तो उसकी वजह से हमारे कुटीर उद्योग धीरे धीरे बंद हो गए हैं और अलाभकारी रह गए हैं। तो उसकी वजह से जो कुटीर उद्योगों में बेरोजगारी हुई, वो बेरोजगार लोग शहरों की ओर मजदूर के रूप में पलायन कर गए। तो नगरीकरण बहुत तेजी से हमारा बढ़ा है। शिक्षा का प्रसार, शिक्षा के प्रसार के कारण व्यक्ति के अंदर एक जगह से माइग्रेट करके, एक जगह से प्रवास करके और महानगरों के अंदर जाने की हिम्मत आ जाती है। अशिक्षित व्यक्ति थोड़ा झिझकता है, लेकिन शिक्षित व्यक्ति को विभिन्न सूचनाएं मिलती हैं, वहां के सुरक्षा की जानकारियां, वहां के स्वास्थ्य की जानकारियां, वहां पर रोजगार मिलने की जानकारियां काफी अच्छी जुटा लेता है। तो उसकी वजह से तुरंत वो जो है प्रवास करके शहरों के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से शिक्षा में प्रसार के कारण, तो जो भी मैं आपको इन पॉइंट्स के अंदर बता रहा हूं, उसके अंदर इसका विस्तार आप एक एक दो दो वाक्यों के अंदर इसमें लिख देंगे, तो आपका आंसर जो है वो 100 शब्दों का इसके अंतर्गत आ जाएगा। 60 शब्दों का तो कम से कम हो ही जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इसके अंदर देखिए, जैसे महानगरों के अंदर आप देख सकते हैं, किसी भी महानगर में जाएं तो यही स्थिति होती है बाजारों के अंदर, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति आजकल ऐसी होने लगी है। बहुत दूर दूर बहुत कम जनसंख्या रहने लगी है बहुत सारे विकसित देशों के अंदर। तो हमारे जैसे देश में आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर हजारों बीघा की खेती 5 या 10 लोग मिलकर के कर लेते हैं मशीनों के माध्यम से। चलिए आगे चलते हैं।
इसके अंदर देखिए जो नगरीकरण का दुष्प्रभाव है उसको भी हम देखें तो पर्यावरण का दूषित होना, जितना अधिक सघन रूप से नगरों का विकास होगा, जितनी अधिक औद्योगिक इकाइयां लगेगी, जितना अधिक परिवहन के साधन वहां पे चलेंगे, तो निश्चित रूप से प्रदूषण भी उतना ही अधिक होगा। उसकी वजह से नगरीय क्षेत्र का जो वातावरण है, पर्यावरण है, बहुत अधिक दूषित हो जाता है। दूसरा, लिंगानुपात का बिगड़ना। निश्चित रूप से पूरा का पूरा परिवार गांव से उठ करके शहरों में नहीं आता है। केवल कार्यशील जनसंख्या जो है उसमें भी पुरुष जनसंख्या, भारत जैसे विकासशील देशों के अंदर पुरुष जनसंख्या का जो है प्रवास ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से शहरी क्षेत्रों के अंदर पुरुषों का नंबर संख्या है वो बढ़ जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बच्चे, बूढ़ों और महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से जो जनसंख्या का अनुपात है, लिंगानुपात है, वो भी बिगड़ जाता है। सामुदायिक सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो वहां सामुदायिक जो सुविधाएं हैं वो विकास कम गति से हो रहा है, क्योंकि सामुदायिक सुविधाओं की मांग करने वाला जो समूह है वो शहरों में आता जा रहा है। और शहरों के अंदर जो भी सामुदायिक सुविधाएं, ये ध्यान रख करके मास्टर प्लान बनाया जाता है शहर का कि 10 लाख की जनसंख्या के लिए ये पर्याप्त होगा, और पता लगता है कि 10 लाख की जनसंख्या जो हमने सोची थी कि 100 साल में बढ़ेगी, पता लगा 10 साल में ही 10 लाख की जनसंख्या बढ़ गई उस शहर में। तो 10 साल के अंदर सामुदायिक सेवाओं का विकास तो नहीं हो पाया। अब नहीं हो पाया तो वो 10 लाख की जनसंख्या केवल कुछ ही सामुदायिक सेवाओं के ऊपर निर्भर रह जाती है, और उसके ऊपर दबाव बढ़ने से सामुदायिक ढांचा जो है, जो सुविधाओं का ढांचा है, वो चरमरा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक दुर्भावनाओं का विस्तार होता है। निश्चित रूप से विभिन्न संस्कृतियों के लोग, विभिन्न आचार व्यवहार के लोग जब एक साथ रहने लगते हैं और एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए किसी समुदाय का एक सांस्कृतिक त्योहार है और उसी समय पर दूसरे समुदाय का जो है वो और कार्यक्रम चल रहा है, तो उसकी वजह से आपसी टकराव होता है, क्योंकि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो त्योहार, तीज त्योहार है, वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जबकि दूसरी ओर जैसे मान लीजिए जैन धर्म की बात करते हैं तो चतुर्मास, जो चौमासे का समय होता है, वर्षा का समय होता है, उनकी साधना का समय होता है। जबकि बहुत सारे और समाजों के अंदर वर्षा का समय जो है हर्षोल्लास का समय होता है, बुआई का समय होता है और तीज त्योहारों का समय होता है। तो उसकी वजह से इस क्षेत्र के अंदर दोनों में टकराव भी कभी कभी हो जाता है। तो ये दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसके बाद देखें अगला प्रश्न हम, तो ओजोन ह्रास के कारण एवं दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो इसके अंदर देखिए ओजोन ह्रास, जो पिछली वाली उसमें भी मैंने बताया था CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसका क्या क्या दुष्प्रभाव है वो हम देखते हैं, इसके कारण क्या क्या हैं ये भी देखते हैं। अब इसके अंदर देखें सबसे पहले ओजोन ह्रास क्या है, ओजोन कहां मिलती है और क्या करती है। तो वायुमंडल के अंदर औसत समुद्र तल से 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक ओजोन गैस विद्यमान रहती है। यानी पृथ्वी के धरातल पर जो औसत समुद्र तल है वहां से 15 किलोमीटर की ऊंचाई और 50 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य अधिकांश ओजोन विद्यमान है। आपके 12वीं क्लास की जो राजस्थान बोर्ड की किताब है उसमें 80 किलोमीटर तक दे रखा है, यहां पर 80 किलोमीटर तक दे रखा है। तो उसको ध्यान रखें कि 80 किलोमीटर पर ओजोन का निर्माण होता है, और वो जैसे ही निर्माण होता है तो थोड़ी भारी होती है, थोड़ा नीचे आ जाती है। एनसीईआरटी की किताब में 15 से 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई दे रखी है अधिकांश सघनता की। तो हम एनसीईआरटी के आधार पर इसको सही कर लेंगे अपनी किताब में भी। तो इस तरीके से ये 50 किलोमीटर हम लोग लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आप अलग से एक लाइन जोड़ सकते हैं कि ओजोन गैस की जो उपलब्धता है वो 80 किलोमीटर तक भी रहती है, लेकिन अधिकांश ओजोन गैस वो 15 से लेकर 50 किलोमीटर के मध्य होती है। और इसमें आपको मैं बता दूं कि 22 किलोमीटर पर इसकी सघनता बहुत अधिक होती है, जबकि आपकी किताब में 30 से 80 किलोमीटर दिख रखा है, लेकिन 22 किलोमीटर पर सर्वाधिक सघनता पाई जाती है। आप एनसीईआरटी की किताब भी देखें, भौतिक भूगोल कक्षा 11 की, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो हमारे वायुमंडल वाला चैप्टर के अंदर स्पष्ट दे रखा है। चलिए आगे देखते हैं हम। तो ओजोन गैस जो है वो वहां पे विद्यमान रहती है, इसका मतलब वो जो वायुमंडल की परत है वो समताप मंडल है, समताप मंडल के ही ऊपरी भाग के अंदर ओजोन विद्यमान रहती है। तो यह गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी पर आने से रोक लेती है।
इसकी प्रक्रिया भी मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार ये अपने निर्माण और विखंडन की क्रिया में ये उसको रोक लेती है। ओजोन गैस का विनाश हैलोजन गैसें, जो हैलोजन गैसें हैं कौन कौन सी है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये गैसें क्या है, हैलोजन गैसें हैं जो पृथ्वी पर काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के अंदर पाई जाती हैं। जैसे इसके अंदर देखें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जितने भी हमारे ठंडे करने वाले उपकरण होते हैं, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे एसी हो, उसके अंदर जो फ्रियोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियोन जैसे मैंने बताया था, ये भरी जाती है। तो उसके कारण यहां पर दो गैसें क्लोरीन और फ्लोरीन उसके अंतर्गत होती हैं। अब आगे देखें तो क्लोरीन गैस और भी काम में आती है, जैसे पानी को शुद्ध करने के लिए, तो वहां पर भी काम आती है। ब्रोमीन गैस, ये भी जो उद्योगों के अंदर काफी काम आती है। मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये मिथाइल क्लोरोफॉर्म जो है वो व्यक्ति को जब ऑपरेशन होता है तो बेहोश करने के में काम आता है। तो क्लोरोफॉर्म के अंदर क्लोरीन के 3 जो है वो क्लोरीन के परमाणु होते हैं। इसके बाद देखें कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें भी 4 क्लोरीन के परमाणु होते हैं। तो इस तरीके से क्लोरीन इन गैसों के अंदर काफी अधिक मात्रा में रहती है। अब देखें कि ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन धीरे धीरे वायुमंडल में ऊपर की ओर जाती है, और जब ये समताप मंडल में पहुंच जाती है तो एक क्लोरीन का परमाणु, जो आंख से दिखाई भी नहीं देता, इतना छोटा होता है, वो 1 लाख ओजोन के अणुओं को नष्ट करने के बाद निष्क्रिय होता है। तो ये ध्यान दें कि जितना भी ये क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, हैलोजन गैसें हैं, इनके कारण यदि ये गैसें समताप मंडल में पहुंच जाती है तो इन गैसों का दुष्प्रभाव ओजोन के ऊपर इस तरीके से होता है। अब देखिए, जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर, दक्षिणी ध्रुव पर जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, उसके ऊपर जो ओजोन छिद्र हुआ अंटार्कटिका से भी बड़ा, ये दिखाया गया है। तो इसके अंदर देखिए आप, ये है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी इसके अंदर क्लोरीन के 3 परमाणु हैं। ये सूर्य के आने वाली पराबैंगनी विकिरण के साथ क्रिया करके वहीं पर क्या बना लेती है, CFCl2, और Cl फ्री हो जाता है। ये Cl ओजोन के एक अणु को पकड़ता है, क्रिया करता है उससे, और क्रिया करके ClO बना देता है और ऑक्सीजन बना देता है, जो गैस होती है O2। अब इसका गुण अलग होता है, O3 का गुण ओजोन का अलग होता है। अब देखिए ClO और O3 ये मिलकर के Cl वापस फ्री हो जाता है और 2CO2 बन जाता है। तो इस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बहुत अधिक मात्रा में ओजोन की क्षति हो जाती है, और ये पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में और वहां पर जो सूर्य के विकिरण है उनकी गर्मी की उपस्थिति में ये क्रिया निरंतर चलती जाती है। इस तरीके से एक क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के लगभग 1 लाख अणुओं को नष्ट करने के बाद इसकी सक्रियता समाप्त होती है। तो ये अनुसंधान के द्वारा वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं। इसी कारण से केवल ये दशा उत्पन्न होती है दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी ध्रुव के ऊपर, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर। बाकी जगहों पर पृथ्वी के ऊपर ऐसी दशा उत्पन्न नहीं हो पाती कि पवनें जो है वो समताप मंडल में इन हैलोजन गैसों को पहुंचा दे। तो इसी कारण से केवल अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही ओजोन छिद्र इतना बड़ा, अंटार्कटिका महाद्वीप से भी ज्यादा बड़ा ओजोन छिद्र देखा गया था। तो इस तरीके से ओजोन ह्रास इन गैसों के द्वारा होता है। अब आगे देखते हैं कि इसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। चलिए, ओजोन गैस का घनत्व समताप मंडल के अंदर कम होने के कारण जीवों में क्या क्या होता है, जीवों के अंदर विशेष रूप से बताता हूं कि जो वन्य जीव हैं, जो पशु हैं, जो मानव है, उन सभी के अंदर त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर, मोतियाबिंद जैसे रोग और इम्यूनिटी पावर कम होने जैसे रोग हो जाते हैं। इसके साथ साथ हम देखें कि पराबैंगनी विकिरणों से पाद पलवक, इसका मतलब जितना भी फ्लोरा और फोना है, जितना भी वनस्पति अंश है, वो सारा का सारा विनाश से समुद्री खाद्य श्रृंखला के अंदर जो है काफी नाश हो जाता है, और समुद्री खाद्य श्रृंखला और धरातल की जो खाद्य श्रृंखला है, कई वनस्पतियां लुप्त होने की वजह से खाद्य श्रृंखला के अंदर जो है व्यवधान आ जाता है।
इसके बाद देखें कि पराबैंगनी विकिरण से जीवों के अंदर रोग प्रतिरोधन क्षमता जो है, इम्यूनिटी पावर जो है वो भी कम हो जाती है। आगे देखते हैं। इसके अंदर देखिए जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो क्षेत्र अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिण ध्रुव के ज्यादा पास है। चिली और अर्जेंटीना के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के अंदर जो स्किन के ऊपर देखिए आप ऐसे धब्बे हो जाते हैं और स्किन के ऊपर फूलने लगते हैं। इसका मतलब ये त्वचा कैंसर का जो है निशानी है। इसके साथ साथ असमय पर ही युवा व्यक्तियों के अंदर ही मोतियाबिंद बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, आंखों की ज्योति जो है वो कम होने लगती है। इसी के साथ साथ रोग प्रतिरोधन क्षमता है वो भी कम होने लगती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो इसके अंदर देखते हैं साथियों कि राजस्थान में कुटीर उद्योगों का उदाहरण सहित वर्गीकरण लिखिए। तो कुटीर उद्योगों का उदाहरण सहित हमको वर्गीकरण लिखना है। तो कुटीर उद्योग क्या होता है, सबसे पहले ये हम देखें। तो इसके अंदर कुटीर उद्योग एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक रूप से संचालन किया जाता है। अर्थात एक ही परिवार के लोग मिलकर के उस उद्योग को चलाते हैं। इसमें कुछ रिश्तेदार या पड़ोसी भी शामिल हो जाते हैं कई बार। तो आसपास के लोग, स्थानीय स्तर के लोग जो है इसके अंदर सहयोग करते हैं। तो ये अधिकांशतया एक परिवार के द्वारा चलाया जाता है, कभी कभी अड़ोसी पड़ोसियों के द्वारा भी इसमें सहयोग किया जाता है। परिवार के सदस्यों द्वारा कम पूंजी तथा अधिक कुशलता से, हाथों की कुशलता अधिक है, यहाँ पे मशीनरी की कुशलता नहीं है, मशीनें बहुत ही कम होती है यहाँ पर। तो हाथों के द्वारा उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसमें दैनिक उपभोग की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है हाथों की कुशलता के द्वारा, जैसे टोकरियां बनाना, मटके बनाना, बहुत सारी हस्तकला की सामग्री बनाना, चटाइयां बनाना, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी फोटोग्राफ हम देखेंगे भी। चलिए आगे देखते हैं कि कुटीर उद्योग किस आधार पर वर्गीकरण किया जाए। तो यदि हम देखें तो कुटीर उद्योगों का वर्गीकरण हम किस किस आधार पर करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे प्राथमिक उद्योग कौन सा है हमारा। कल हमने देखा भी था पिछले वाले भाग के अंदर कि कृषि जो है वो हमारा प्राथमिक उद्योग है। तो कृषि पर आधारित जितने भी कुटीर उद्योग हैं उनकी बात सबसे पहले हम करें। जो ग्रामीण क्षेत्र जहां अधिकांश जनसंख्या विश्व की भी और भारत की भी रहती है, उस क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग प्रचलित हैं। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, जैसे कृषि आधारित उद्योग, तेल घानी उद्योग, यानी कृषि से तिलहन फसलें निकलती है और तिलहन फसलों से तेल निकाला जाता है। इसके साथ साथ हस्तशिल्प उद्योग, हस्तशिल्प का मतलब छोटी छोटी ऐसी वस्तुएं बनाना जो दैनिक उपभोग के अंदर हमारे लिए काम आती है, जैसे टोकरियां हो गई, बहुत सारी और चीजें हो गई। और गुड़ व खांडसारी उद्योग, जिन क्षेत्रों के अंदर गन्ना का उत्पादन होता है, चुकंदर का उत्पादन होता है, उसके अंदर गुड़ और हमारी देशी शक्कर बनाई जाती थी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। वर्तमान में बड़ी बड़ी चीनी मिलें लग करके और चीनी उद्योग के रूप में, विनिर्माण उद्योग के रूप में आ गई हैं, लेकिन कुटीर उद्योग के रूप में गुड़ जो है आज भी बनाया जाता है। ऐसे ही रेशा उद्योग, इसके अंदर हमारे हथकरघा से लगा करके और कपड़ा जो है बुनने का काम जो है हम लोग करते हैं कपास के माध्यम से। ऐसे ही टोकरी उद्योग आदि जो है इसके अंतर्गत आता है। फिर रंगाई छपाई उद्योग, क्योंकि कृषि में बहुत सारे ऐसे उत्पाद मिलते हैं जिससे कि प्राकृतिक रंग बनाए जाते हैं और बहुत सारे फल और फूलों के और पत्तों के रंग जो है वो हमारी रंगाई और छपाई के अंदर प्राकृतिक रंगों के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे पलास का फूल और भी बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिनसे हम लोग रंग बनाते हैं। इसके बाद देखें हम खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योगों के अंदर संगमरमर उद्योग, क्योंकि मार्बल जो है वो काफी मात्रा में मिलता है और उससे छोटी छोटी मूर्तियां बनाना और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाना जो है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर और शहरी क्षेत्रों में किया जाता है कुटीर उद्योग के रूप में। फिर इसके बाद में सोना चांदी आभूषण उद्योग, जो पारंपरिक सुनार जो रहते थे छोटे कस्बों में और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, वो सोने चांदी को गलाकर और विभिन्न आभूषण बनाया करते थे। आज भी बहुत सारे जो कारीगर हैं वो इस तरीके का काम उन क्षेत्रों में करते हैं। इसके साथ साथ बर्तन बनाने का काम, तांबे के बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन और स्टील के बर्तन, ये सब बनाने के काम जो है छोटे छोटे इंडस्ट्री के रूप में आज भी भारत के अंदर विद्यमान है। ऐसे ही एल्यूमिनियम उद्योग जो है वो भी धातु आधारित उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग है। ऐसे बहुत सारे उद्योग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लघु स्तर पर किए जाते हैं। फिर वनों से आधारित उद्योग, वनों के ऊपर जो आधारित उद्योग हैं कुटीर उद्योग, वो देखिए लाख व गोंद उद्योग।
लाख की चूड़ियां महिलाएं जो है बहुत चाव से पहनती है और वैश्विक स्तर पर भारत जैसे देश जो है लाख की चूड़ियों का निर्यात करते हैं। तो ये सारे के सारे कुटीर उद्योगों के अंतर्गत बनाए जाते हैं। इसके बाद कत्था उद्योग, पान तो आपने खाया ही होगा, तो पान के ऊपर जो लाल रंग लगाया जाता है कत्था, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर एक पेड़ होता है, खेर का पेड़, उस पेड़ की लकड़ी का बीच वाला भाग पानी में उबाल करके उसका रंग निकाला जाता है, वही खाने के उपयोग में आता है। ऐसे ही बीड़ी उद्योग, बीड़ी उद्योग जो है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर वनों से तेंदू पत्ता इकट्ठा करके और तंबाकू की कृषि करके जर्दा बीड़ी में भर करके और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बैठे बैठे लोग बनाते हैं और एक सहायक उद्योग के रूप में काफी बड़े क्षेत्र के अंदर यह किया जाता है। तो बीड़ी उद्योग भी एक कुटीर उद्योग के रूप में है। दूसरा, वन आधारित उद्योगों में बांस उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। विभिन्न जैसे सोफा सेट, कुर्सियां, टोकरियां, बहुत सारे आइटम जो है बांस से बनाए जाते हैं कुटीर उद्योग के अंदर। इसके साथ साथ कागज बनाने का उद्योग और लकड़ी के खिलौनों का उद्योग, ये भी वन आधारित उद्योगों में महत्वपूर्ण उद्योग हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। पशुओं पर आधारित उद्योग, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कृषि के साथ साथ हम पशुपालन तो करते ही हैं, तो पशुओं पर आधारित उद्योग जो है कुटीर उद्योग के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में काफी विकसित हुआ है। जैसे चर्म उद्योग यानी चमड़ा उद्योग, पशुओं की मरने के बाद खाल को या चमड़े को निकालकर और बबूल की छाल से और खेजड़े की छाल से और इनकी छालों से मिला करके उसको साफ किया जाता है, अर्थात उसको पकाया जाता है। पकाने के बाद उसमें से सड़ंद जो है वो खत्म हो जाती है, बदबू आना खत्म हो जाती है और फिर उसके पर्स और विभिन्न वस्तुएं, कवर वगैरह हैं और जो वस्त्र वगैरह हैं, जैकेट वगैरह हैं, वो काफी बड़ी मात्रा में प्रचलित हैं। इसके साथ साथ हड्डी उद्योग, हड्डियां भी जो है वो पीस करके पाउडर बना करके विभिन्न उद्योगों के अंदर काम में ली जाती है। जितने भी कैल्शियम से संबंधित उद्योग हैं उनके अंदर ये हड्डी काम में ली जाती है। इसके साथ साथ चीनी उद्योग के अंदर भी हड्डी का पिसा हुआ पाउडर गन्ने के रस को साफ करने के अंदर काम में आता है। तो इस तरीके से हड्डी उद्योग जो है वो भी काफी बड़ी मात्रा में प्रचलित है। इसके साथ साथ हाथी दांत उद्योग, तो ये भी बहुत बड़ी मात्रा में प्रचलित है, लेकिन अब वर्तमान में हाथियों की संख्या बहुत कम रह गई है। केवल कुछ ही देशों के अंदर हाथी बड़ी मात्रा में है, जैसे अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल और उन क्षेत्रों के अंदर मिलते हैं, तो वहां पर यह उद्योग चलता है। ऊनी वस्त्र उद्योग जो है वो काफी बड़ी मात्रा में प्रचलित है, क्योंकि भेड़ बकरियां काफी गांवों के अंदर रहती है, ऊन को साफ करके उससे धागा बना करके और ऊनी वस्त्र जो है और उससे नमदे, कंबल, दरियां आदि बना करके कुटीर उद्योगों के अंदर इसका विकास किया जाता है। तो इस तरीके से हम इन कुटीर उद्योगों का वर्गीकरण इस एक चार्ट के माध्यम से याद कर सकते हैं और एक एक को लेकर के और वाक्यों के अंदर इसका पूरा विस्तार से वर्णन हम लोग कर सकते हैं। तो एक चार्ट के माध्यम से सारे कुटीर उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित है, जो स्थानीय स्तर पर मिलने वाले उत्पादों पर आधारित है, उनको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। देखिए, बांस पर आधारित और विभिन्न घासों पर आधारित टोकरी उद्योग, ऐसे ही हथकरघा पे आधारित, कपास पे आधारित, कृषि आधारित उद्योग, कपड़ा उद्योग। इसके साथ साथ हम देखें तो इसके अंदर मिट्टी पर आधारित कुंभकर्ण का उद्योग, कुंभकारी का उद्योग जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाने में, और इसके अंदर ऐसे कपड़ा उद्योग है। ऐसे ही अन्य विभिन्न वस्तुएं जो दैनिक उपयोग में काम आती है, बांस से और विभिन्न कपास आदि के कपड़ों से मिलकर के बनाई जाती है। तो आगे चलते हैं। अब इसके अंदर देखिए, यह क्वेश्चन है कि दिए गए विश्व रेखा मानचित्र में किन्हीं निम्न लोहा इस्पात उत्पादन केंद्रों को दर्शाइए। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, 4 उत्पादन केंद्र दे रखे हैं विभिन्न देशों के, और विश्व के मानचित्र पे इनको दर्शाना है। और आपके पेपर के साथ में एक विश्व का मानचित्र दिया रहता है। उसी मानचित्र के अंदर आपको जो भौगोलिक चिन्ह हैं, जैसे नगरों के लिए बिंदु है, तो वो बिंदु लगाकर सही जगह पर आपको उस मानचित्र में ये शहर दिखलाने, ये औद्योगिक केंद्र दिखलाने। तो इसके अंदर देखें हम, तो देखिए विश्व के अंदर यदि हम देखें तो डेट्रॉइट लौह इस्पात उद्योग और वाहन उद्योग के लिए अमेरिका का जो है वाहनों की राजधानी भी इसको कहते हैं। तो यहां पर लौह इस्पात उद्योग भी काफी बड़ी मात्रा में विकसित है। इसके अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जो इरी झील है, उस इरी झील के तट पर स्थित बहुत बड़ा जो है औद्योगिक नगर है, जहां लौह इस्पात और वाहन उद्योग काफी बड़ी मात्रा में है। ऐसे ही पिट्सबर्ग, इसका पूरा नाम है सेंट पिट्सबर्ग। तो ये सेंट पिट्सबर्ग जो है वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे का सबसे पश्चिमी
रेलवे स्टेशन भी है, जो रूस के अंदर सबसे पश्चिम से लेकर और सबसे पूर्व तक व्लादिवोस्टोक, यहां तक, इस जगह पर जो व्लादिवोस्टोक है, यहां तक की यात्रा का एक स्टेशन है। यहां पर लौह इस्पात उद्योग भी काफी विकसित किया है रूस ने। तो ये सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो इस क्षेत्र के अंदर, जो रीगा की खाड़ी है उस क्षेत्र के अंदर स्थित है। इसके साथ साथ देखें वुहान, ये तो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। वुहान चीन का वो शहर है जहां से कोरोना फैला। तो ये वुहान शहर भी लौह इस्पात उद्योग के लिए बहुत ही बड़ा केंद्र है, जो कि वुहान शहर कौन सी नदी पर है? यांग टिसिक्यांग नदी के तट के पास में स्थित एक शहर है। इसके साथ साथ हम देखें, भारत का एक पूछा गया है विश्व के अंदर, सलेम। तो ये आयरन स्टील इंडस्ट्री का तमिलनाडु में स्थित एक शहर है, जहां बहुत बड़ी आयरन स्टील कंपनी जो है वो स्थित है। तो इस तरीके से यहां यदि शहरों नगरों को पूछा जाए तो वहां बिंदु लगाकर मानचित्र में उसका नाम हमें लिखना होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में सूती वस्त्र उत्पादन केंद्रों को दर्शाइए। तो भारत के ये 4 सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र दिखा रखे हैं, इसको हमको मानचित्र में लगाना है सही जगह पर। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए, धारीवाल, ये पंजाब में स्थित एक बहुत ही बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर सूती वस्त्र उद्योग काफी बड़ी मात्रा में बनाया जाता है। इसके साथ साथ वर्धा, ये महाराष्ट्र में स्थित एक बहुत बड़ा सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। इसके साथ साथ देखें, कलकत्ता के उत्तर में पश्चिमी बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद, यहां के सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र विश्व प्रसिद्ध हैं। इसके साथ साथ तमिलनाडु में देखें हम, तो तमिलनाडु के अंदर मदुरई, तो मदुरई जो है ये भी काफी बड़ा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। तो इस तरीके से हमको इन केंद्रों को ध्यान रखना होगा। आगे एक सूती वस्त्र उद्योग का बड़ा प्रश्न भी हमने दिया है, उसके अंदर बहुत सारे केंद्रों को, मैं भारत के केंद्रों को आपको और मानचित्र में दिखाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। अब एक प्रश्न और आने लगा है पिछले सालों से। राजस्थान के अंदर 4 क्षेत्रों को लगाया जाता है। उससे पहले ये नहीं आता था, लेकिन अब भी आ सकता है, क्योंकि पिछले वर्ष भी 2019 के अंदर भी ये आया था। तो राजस्थान के रेखा मानचित्र में निम्नांकित खनिज तेल उत्पादन केंद्रों को दर्शाइए। तो ये 4 खनिज तेल उत्पादन केंद्र हमें राजस्थान के मानचित्र में दर्शाने। तो आइए चल देखते हैं। इसके अंदर देखिए दोस्तों, मंगला, सांचौर क्षेत्र जो है बाड़मेर और जालोर का, उस क्षेत्र के अंदर सबसे पहला तेल उत्पादन कुआं था हमारे राजस्थान का। तो यहां से केयन्स इंडिया लिमिटेड ने इस तेल कुएं को खोदा और काफी समय से इसमें उत्पादन हो रहा है। इसके साथ ही गुड़ा मनाली क्षेत्र के अंदर बाड़मेर में जो है रागेश्वरी नाम का एक कुआं है, वहां से भी तेल उत्पादन हो रहा है। इसके साथ साथ देखें तो तेल जोधपुर के पश्चिमी भाग में म्याजलर से भी हमको मिलता है, तो यहां पर भी तेल निक्षेप खोजे गए हैं। इसके साथ साथ हम देखें घोटारू जैसलमेर, तो घोटारू जैसलमेर से भी हीलियम युक्त प्राकृतिक गैस और तेल जो है काफी बड़ी मात्रा में निक्षेप मिलते हैं। म्याजलर और घोटारू, इन 2 तेल उत्पादन केंद्रों से अभी उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन यहां तेल के निक्षेप काफी बड़ी मात्रा में मिलते हैं। तो इस तरीके से ये केंद्र हमको बिल्कुल सही लोकेशन के साथ में लगाने हैं कि किस क्षेत्र में कौन सा शहर है, कौन सा खनन क्षेत्र है। तो इसको हमको ध्यान रखना है और इससे संबंधित प्रैक्टिस जो है आपको करनी है। जो आपके बुक के अंदर जितने भी क्षेत्र दे रखे हैं, खनन क्षेत्र हैं, चाहे लौह इस्पात उत्पादन केंद्र हैं या अन्य केंद्र हैं, उनको आपको ध्यान में रखते हुए पॉइंट लगा करके, और शहरों को ही अधिकांश से आपसे पूछा जाता है, तो आपको पॉइंट लगा के उनका नाम लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रादेशिक नियोजन को समझाइए तथा भारत में प्रादेशिक असंतुलन के कारणों को समझाइए। तो इसके अंदर 2 भाग हैं इस प्रश्न के, इन दोनों भागों का उत्तर हमको देखना है। आइए चलते हैं आगे। इसके अंदर देखिए दोस्तों, किसी देश, राज्य एवं किसी प्रदेश के लिए उसके समस्त साधनों के उचित उपयोग एवं विकास के लिए आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम बनाकर लागू किया जाता है, तो उसे प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। अर्थात उस क्षेत्र के अंदर, उस प्रदेश के अंदर, उस गांव के अंदर समस्त संसाधनों को ध्यान में रखा जाता है कि कौन कौन से संसाधन हैं, उनको ध्यान में रखकर कार्यक्रम बनाए जाते हैं वहां के विकास के लिए। किस प्रकार का उद्योग यहां पे चलाया जा सकता है, किस प्रकार की कौन सी फसलों की कृषि की जा सकती है, इस तरीके का सारी चीजें ध्यान में रखकर यदि उस क्षेत्र के अंदर कार्यक्रम बनाया जाए, तो ऐसे कार्यक्रम को हम क्या कहते हैं? प्रादेशिक नियोजन। तो
बिल्कुल चरणबद्ध रूप में इसके अंदर कार्यक्रम बनाए जाते हैं, कैसे कैसे उसको लागू किया जाएगा वो सारी प्रक्रिया उसके अंदर निर्धारित की जाती है। तो ऐसी समस्त जो योजना है उसको हम क्या कहते हैं, प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। अब इसके अंदर देखें कि भारत के अंदर प्रादेशिक नियोजन के लिए मुख्य संस्था कौन सी है, तो भारत में केंद्रीय स्तर पर यानी पूरे भारत के स्तर पर दिल्ली के अंदर जो है योजना आयोग, जो हमारा केंद्रीय प्रादेशिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा जो है संस्थान है और एक आयोग के रूप में बाकायदा स्थापित किया भारत सरकार ने। लेकिन 2014 के बाद जो हमारी नई सरकार आई 2014 में, तो उसके अंदर 14 के अंदर इस आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया। तो वर्तमान में भारत के अंदर केंद्र स्तर के ऊपर नीति आयोग जो है देश के विकास की योजनाएं बनाता है विभिन्न क्षेत्रों के अंदर संसाधनों को ध्यान में रखकर। तो इस तरीके से हमको ये ध्यान रखना होगा कि वर्तमान के अंदर ये पूछा भी जा सकता है 20 शब्द के क्वेश्चन में कि वर्तमान में केंद्रीय स्तर पर योजनाएं कौन सा जो है बनाता है संस्थान, तो नीति आयोग जो है ये योजनाएं बनाता है विकास के लिए। चलिए इसमें देखते हैं आगे कि प्रादेशिक नियोजन के असंतुलन के क्या क्या कारण भारत के अंदर विद्यमान है, क्योंकि प्रश्न के अंदर प्रादेशिक असंतुलन के कारणों को पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं कि इन कारणों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला भौगोलिक कारक, तो भूगोल से संबंधित जो भी कारक हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। दूसरा सामाजिक कारक, तो समाज से संबंधित जितने भी कारक हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और तीसरा जो है आर्थिक कारक, ये एक अलग से हमने सामाजिक कारक के अंदर ही है लेकिन आर्थिक कारक को अलग से हम लोग दिखाते हैं। चलिए ये 3 कारकों के अंदर एक एक करके देखें हम। तो भौगोलिक कारकों के अंदर धरातलीय विषमता पहला बिंदु है, इसमें काफी विस्तार से आप लिख सकते हैं कि भारत के अंदर धरातलीय विषमता बहुत अधिक पाई जाती है। उत्तर में विश्व के सबसे ऊंचे हिमालय प्रदेश है, मध्यवर्ती भाग के अंदर गंगा, सतलज और सिंधु के उपजाऊ मैदान हैं, जबकि दक्षिणी भाग के अंदर विंध्याचल, सतपुड़ा, सह्याद्री, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट आदि पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। तो पठार भी हैं, छोटी मोटी पहाड़ियां भी हैं, नदी घाटी मैदान भी हैं और विश्व के सबसे ऊंचे जटिल पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं। तो धरातलीय विषमताएं भारत में बहुत अधिक हैं। तो इस तरीके से धरातलीय विषमताओं के बारे में 3-4 वाक्य आप लिख ही सकते हैं, आसान है ये। फिर दूसरा देखें जलवायविक विषमता। भारत के अंदर देखें तो उत्तरी भाग के अंदर शीत जलवायु प्रदेश है। हमारे द्रास और कारगिल क्षेत्र को विश्व का दूसरा ध्रुव कहते हैं, इतना कम तापमान हो जाता है। और थार मरुस्थल को देखें तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता है। जिन गर्मियों के अंदर यहां 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है थार मरुस्थल में, वहां द्रास और कारगिल में शून्य के नीचे तापमान होता है। तो इस तरीके से जलवायविक विभिन्नता बहुत अधिक है भारत के अंदर। कहीं हम वर्षा को देखें तो देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र के अंदर और मेघालय के पठारी प्रदेशों के अंदर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। विश्व की सबसे अधिक, भारत की नहीं, विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। तो मेघालय के अंदर जो मासिनराम नामक पहाड़ी का क्षेत्र है जो मेघालय के पठार या शिलोंग पठार के ऊपर है, वहां पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। जबकि जैसलमेर में देखें हम थार के मरुस्थल में तो यहां पे 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो बहुत बड़ा अंतर है। मासिनराम को देखें तो 1100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होती है और यहां 10 सेंटीमीटर होती है। तो बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ी विषमता है। कहीं एक और बाढ़ें आती है, कहीं एक और सूखा हुआ का अकाल पड़ता है। तो जलवायु विषमताएं भी बहुत अधिक है भारत में, उसके बारे में उदाहरण सहित हम लिखेंगे। इसके बाद देखिए प्राकृतिक संसाधनों की विषमता। कहीं पर पेट्रोलियम बहुत अधिक मात्रा में मिल रहा है, कहीं पर लोहा बहुत अधिक मात्रा में मिल रहा है और कहीं पर कुछ भी नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधनों के अंदर वनस्पति को देखें, जल को देखें, खनिजों को देखें तो इसकी विषमता भारत के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इन तीनों चीजों को लेकर, जल, वनस्पति और खनिज आदि को लेकर के हम 3-4 वाक्य इसके अंतर्गत लिख देंगे। चलिए इसके बाद देखें हम दूसरा सामाजिक परिवेश। तो सामाजिक परिवेश के अंदर सबसे पहले हम भाषा की बात करें तो भाषा के अंदर क्या है, बहुत सारी भाषाएं हैं और ऐसा माना जाता है कि भाषाएं तो फिर भी 20-25 किलोमीटर पे जाकर के बदलती हैं, लेकिन बोलियां तो 5-10 किलोमीटर पे ही बदल जाती हैं भारत में। तो इसलिए भाषा की विभिन्नता बहुत अधिक है और इस विभिन्नता के कारण प्रादेशिक असंतुलन भी हमारा विद्यमान है। इसके साथ साथ विश्व का ऐसा कोई धर्म नहीं है
जो भारत के अंदर नहीं है उसको मानने वाले लोग। तो भारत के अंदर सभी विश्व के धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। हालांकि सर्वधर्म संभाव के माहौल में भारत के लोग रहते हैं, लेकिन कभी कभी धार्मिक विद्वेष भी कुछ सामाजिक जो दुर्भावना फैलाने वाले लोग हैं वो फैलाते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारे यहाँ प्रादेशिक असंतुलन दिखाई देता है। फिर इसके बाद जाति। भारत के अंदर जितनी जातियां हैं शायद विश्व में कहीं पर भी नहीं है। तो भारत के अंदर जो जाति प्रथा का माहौल हुआ गुप्त काल के बाद में, वो आज भी बढ़ता ही जा रहा है। 21वीं शताब्दी में जो वैज्ञानिक युग कहलाता है, जो शिक्षा का युग कहलाता है, इसमें भी हम अपनी जाति को अभी तक छोड़ नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह से सामाजिक कटुता और हमारे विकास के अंदर जो है व्यवधान आता है। अब हमें शिक्षित होकर के इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम प्रादेशिक असंतुलन को भी दूर कर पाएंगे और विकसित भी हो पाएंगे। इसके साथ साथ रीति रिवाज को देखें तो रीति रिवाज जो है हमारे यहाँ बहुत अधिक विभिन्नतापूर्ण है। एक और जहां बंगाली बिहू मनाया जाता है तो वहीं पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है। ऐसे ही बहुत से दक्षिणी भारत के अंदर जो है ओणम मनाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रीति रिवाज हैं, बहुत सारे तीज त्योहार हैं जो क्षेत्र के आधार पर भिन्नता उत्पन्न करते हैं और यही भिन्नता हमारे प्रादेशिक असंतुलन को भी जन्म देती है। इसके बाद देखें शैक्षिक विषमता। शैक्षिक विषमता तो बहुत ही ज्यादा है। कहीं हम केरल को देखें तो सभी लोग महिला पुरुष आदि 90% से ऊपर शिक्षित हैं। तो कहीं हम बिहार और राजस्थान को देखें तो बिहार और राजस्थान सबसे निचले स्तर पर है। इसका मतलब 60% से भी कम यहाँ पे लोग शिक्षित हैं। तो बहुत ज्यादा शैक्षिक विषमता होने की वजह से प्रादेशिक असंतुलन और विकास में भी असंतुलन उत्पन्न होता है। तो ये विभिन्न सामाजिक कारण हैं जिसकी वजह से हम लोग प्रादेशिक असंतुलन को अभी भी भोग रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, इनके बारे में एक एक दो वाक्य आप लिख देंगे। इसके बाद देखिए आर्थिक विषमता। ये विषमता तो बहुत अधिक दिखाई देती है। एक ही जगह पर भी, एक ही जगह पर एक भिखारी भी है शहर के अंदर और BMW और मर्सिडीज में बैठ करके जाने वाले धनाढ्य लोग भी हैं जो कि हजारों करोड़ों रुपए का व्यापार रोजाना करते हैं और कहीं भिखारी जो है वो 10 रुपए और 15 रुपए के अंदर पूरे दिन भर के अंदर अपना जीवन यापन करता है। तो इस तरीके की आर्थिक विषमताएं भारत के अंदर बहुत अधिक हैं। इसके कारण भी प्रादेशिक असंतुलन बहुत अधिक है। तो ये सब कारण हैं जिनके बारे में 2-2, 3-3 लाइन लिख करके हम हमारा आंसर कारणों को पूरा कर लेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, इस कारण की भिन्नता, कहीं पर हमारे पास पहाड़ियां हैं तो कहीं पर दलदलीय मैदान है, कहीं पर उपजाऊ मैदान है तो कहीं पर मरुस्थलीय क्षेत्र और चट्टानी मरुस्थलीय भाग है, तो कहीं पर बहुत अधिक सघन वन है जैसे पूर्वोत्तर राज्य और पश्चिमी घाट का क्षेत्र, कहीं पर छितरे हुए मानसूनी वन है तो कहीं पर विशुद्ध रेतीला मरुस्थल है। तो इस तरीके से कहीं पर उपोष्ण पतझड़ वनस्पति है। तो ये धरातलीय विषमताएं बहुत अधिक हैं। उदाहरण के साथ में आप लिख लेंगे एक एक वाक्य। इसके साथ देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता के अंदर, भाषाई भिन्नता के अंदर, प्रजाति और जनजातियों की भिन्नता बहुत अधिक मात्रा के अंदर हमारे यहाँ पाई जाती है। भारत के अंदर निग्रो प्रजाति के लोग, काकेशियड प्रजाति के लोग, मंगोल प्रजाति के लोग, सारे प्रजाति के लोग रहते हैं और उन प्रजातियों के अंदर भी विभिन्न जातियां हैं। तो बहुत सारी विषमता भारत के अंदर पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। और अब देखिए धरातलीय विषमता की बात करें तो हिमालय में ये एवरेस्ट चोटी है, पूरे हिमालय के सबसे ऊंची चोटी। तो ये जटिल पर्वतीय श्रृंखलाएं जो पूरी तरीके से बर्फ से आच्छादित है। इसके साथ साथ हम देखें तो ये देखिए सांस्कृतिक और रीति रिवाजों की भिन्नता, तीज त्योहारों की भिन्नता बहुत अधिक मात्रा के अंदर भारत में पाई जाती है। तो कहीं होली का त्योहार है तो कहीं ओणम का त्योहार है तो कहीं गणगौर का त्योहार है तो कहीं और त्योहार इसके अंतर्गत आते रहते हैं। तो इसलिए सांस्कृतिक और सामाजिक भिन्नता भी बहुत अधिक प्रादेशिक असंतुलन को जन्म देती है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न छोटे रूप में भी और बड़े रूप में भी आ सकता है। मैं इसका उल्लेख यहां पे कर रहा हूं, इसी को विस्तार करके आप बड़ा आंसर भी लिख सकते हैं। चलिए इसके अंदर देखें। सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा की बात करें तो इसके अंदर देखिए किसी भौगोलिक प्रदेश में जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाली बढ़ोतरी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसका मतलब जनसंख्या की मात्रा या संख्या के अंदर एक निश्चित समय पर
होने वाली बढ़ोतरी को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अर्थात पूरे विश्व के अंदर हमने दशकीय जनगणना की पद्धति अपनाई है। यानी 2011 में जो जनगणना हुई, अब जनगणना पूरे विश्व में 2021 में होगी, भारत में भी 2021 में होगी। तो 2010 से लेकर 2021 तक दशकीय वृद्धि हम देखेंगे और इस दशकीय वृद्धि को समान रूप से बांट देते हैं तो वार्षिक वृद्धि इसके अंतर्गत हम गणना कर लेते हैं। तो इस तरीके से एक निश्चित समय पर एक निश्चित प्रदेश के अंदर होने वाली जनसंख्या की वृद्धि को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि को व्यक्तियों की संख्या अथवा प्रतिशत दोनों के द्वारा ही कुल वृद्धि कितनी हुई संख्या में भी बताते हैं और प्रतिशत के अंदर भी इसको बताया जाता है। तो इस तरीके से जनसंख्या वृद्धि हम लोग बता सकते हैं। अब इसके अंदर देखें कि विश्व की जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ी है। ये थोड़ा फैक्चुअल है, तथ्यात्मक है। इन तथ्यों को ऐसा प्रश्न आ जाता है तो इन तथ्यों को देना अनिवार्य हो जाता है। तो इसके अंदर देखें, ईसा की प्रारंभ में यानी जब 20वीं शताब्दी प्रारंभ हुई तो पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो अनुमान किया गया कि लगभग 20 करोड़ के आसपास थी। अब देखें कि 1000 ईस्वी में यानी ईसा की 1000 साल बाद, पूरा 1000 साल का पीरियड हुआ तो 30 करोड़ के करीब जनसंख्या हुई, यानी 10 करोड़ ही जनसंख्या बढ़ी। अब इसमें देखें तो 1750 यानी 750 साल बाद उसके कितनी जनसंख्या बढ़ गई? 80 करोड़ हो गई, लगभग 2.5 गुना जनसंख्या बढ़ गई, 750 सालों में बढ़ी। अब देखें 1850, 1750 से 1850, 100 साल में 100 करोड़ हो गई, 100 साल में ही 20 करोड़ बढ़ गए। यहां 1000 साल में 10 करोड़ बढ़े थे, यहां 100 साल में ही 20 करोड़ बढ़ गए। आगे देखिए 1930, 1850 से 1930 केवल 80 साल और 200 करोड़ हो गए, डबल हो गए हम। तो विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। आगे और देखें तो 1975 के अंदर 200 से 406 करोड़ हो गए, डबल से भी ज्यादा हो गए। कितने वर्षों में? 1930 से 75, केवल 45 वर्षों में। तो बहुत तेज गति से हम लोग बढ़ रहे हैं। आगे देखें तो 1999 के अंदर 600 करोड़ हो चुके हैं हम और 2011 में 7 अरब से ज्यादा, 710 करोड़ से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो जनसंख्या वृद्धि जो है बहुत ही तीव्र गति से पूरे विश्व के अंदर बढ़ती जा रही है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये डेटा हमको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो इसके आधार पर हम जनसंख्या वृद्धि का एक सीन जो है वो बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय जो हमारे प्रश्न में पूछे गए हैं उसको हम बात करें तो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण उपाय है जनसंख्या वृद्धि का तो रोकने का। इसके अंदर शिक्षा का प्रसार और तकनीकी प्रशिक्षण के से कार्यकुशलता के अंदर वृद्धि यदि हम कर दें तो निश्चित रूप से जनसंख्या वृद्धि रुकेगी, हमारी मानसिकता बदलेगी। क्योंकि शिक्षा जैसे जैसे आती है तो व्यक्ति सोचता है कि मैं अपनी संतानों को कैसे पालूंगा, मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा, मेरे परिवार का जीवन स्तर ऊंचा कैसे होगा। और अशिक्षित व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा परिवार बढ़ाने की मानसिकता रखता है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा कमाई होगी, जितने ज्यादा हाथ होंगे उतने ज्यादा कमा के लाएंगे। इस तरीके से मानसिकता में परिवर्तन आता है शिक्षा के माध्यम से। और जैसे जैसे तकनीकी कुशलता आती है वैसे वैसे एक ही व्यक्ति ज्यादा कमा सकता है, ज्यादा काम कर सकता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम शिक्षा और तकनीकी कुशलता की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जनसंख्या पे रोक लगेगी। इसके आगे कृषि के अंदर नवीनीकरण की बात करें और जैविक कृषि के अंदर उच्च उत्पादकता को लाएं तो हम कृषि उत्पादों की गुणवत्ता भी सुधार पाएंगे, जो रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक दवाइयों के कारण काफी कम घटिया गुणवत्ता हमने कर दी है कृषि उत्पादों की। तो जैविक खेती की तरफ हम यदि बढ़ते हैं और उसके उत्पादन में वृद्धि करते हैं तो निश्चित रूप से हम इस अधिक जनसंख्या का भरण पोषण तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ हम अच्छी क्वालिटी भी उनको देंगे। तो उस क्वालिटी अच्छी मिलेगी तो निश्चित रूप से कृषि के अंदर लाभकारी जो प्रवृत्ति है, लाभकारी स्थिति है वो उत्पन्न होगी। इसके बाद देखें तो विवाह की आयु में वृद्धि। आज भी भारत जैसे विकासशील और अफ्रीका के पिछड़े हुए देशों के अंदर जो है 15-20 साल के बीच में शादियां कर देते हैं और कहीं कहीं तो
कई जनजातियों के अंदर और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 5 से 10 साल के बच्चों को जो गुड़िया गुड्डों से खेलते हैं, उन्हीं की शादी बड़े भाई बहनों के साथ में कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं और बहुत बार शादियां करनी पड़ेगी तो खर्चा बहुत बढ़ेगा, और खर्चा बढ़ेगा तो इतनी कमाई तो है ही नहीं। अब जब कमाई नहीं है तो एक बड़े भाई के साथ में बाकी छोटे 2-3 भाइयों की शादियां भी और बहनों की शादियां भी कर देते हैं। तो हमको क्या करना होगा कि विवाह की आयु में वृद्धि करनी होगी और परिवार नियोजन के साधनों को ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों तक भी पहुंचाना होगा, जिसके कारण वे भी इनका उपयोग करके जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के और आदिवासी लोग हैं उनके अंदर मृत्यु दर अधिक होती है, शिशु मृत्यु दर अधिक होती है। तो वो ये सोचते हैं कि 8-10 बच्चे होंगे तो बुढ़ापे तक 2-3 तो बच ही जाएंगे, क्योंकि शिशु मृत्यु दर अधिक है। कुपोषण के कारण और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण बच्चे छोटी मोटी बीमारियों से भी मर जाते हैं। तो उसकी वजह से जो है हमको स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता उस स्तर तक, ग्रामीण स्तर तक और आदिवासी क्षेत्र के स्तर तक पहुंचानी होगी, तभी हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करके संपोषणीय विकास को प्राप्त करना। देखिए, ये यदि संकल्पना लेकर के हम आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से आज की पीढ़ी की आवश्यकता तो पूरी कर ही पाएंगे हम, गुणवत्ता के साथ, मितव्ययता के साथ, लेकिन अगली पीढ़ियों के लिए भी हमारे संसाधन संरक्षित रह पाएंगे। अति उपभोक्तावादी जो विचारधारा है हमारी, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा और मितव्ययी जीवन हमको जीना पड़ेगा। तो इसके अंतर्गत आप ये 2-3 बातें लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय में आधारभूत संरचनाओं का अनुकूलतम विकास, अर्थात शहरी क्षेत्रों के अंदर तो आधारभूत संरचना बहुत अधिक विकसित हो जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी वहां की आवश्यकताओं के अनुसार आधारभूत संरचनाओं का विकास करना होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मानसिकता बदले, जीवन की गुणवत्ता बदले, और जीवन की गुणवत्ता बदलेगी तो निश्चित रूप से जनसंख्या की वृद्धि भी रुकेगी। नवीकरणीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बना रहे। इसका मतलब हमें ऐसे संसाधनों का उपयोग करना पड़ेगा जो कि नवीकरणीय संसाधन है, और नवीकरणीय संसाधनों के अंदर प्रदूषण तो कम होता ही होता है, इसके साथ साथ जो हम ऊर्जा उत्पादन करते हैं और जो अन्य उत्पादन किए जाते हैं, उनकी लागत भी लंबे समय में जाकर के बहुत ही कम हो जाती है। जैसे उदाहरण लें सौर ऊर्जा का, एक बार स्थापना करते समय सौर ऊर्जा प्लांट के लागत में थोड़ी सी वृद्धि होती है, लगता है कि बड़ा पैसा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे यदि हम 10 साल 15 साल की बात करते हैं तो फिर उसके उत्पादन से विद्युत बहुत ही कम दामों पर मिलती है। तो इस तरीके से हमको नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग लेना होगा, जैसे सौर ऊर्जा है, जैसे पवन ऊर्जा है, जैसे ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, इनका उपयोग हमको लेना होगा। इसके साथ साथ हम देखें सागरीय संसाधनों का अनुकूलतम संपोषणीय विकास करना होगा, क्योंकि धरातल के ऊपर संसाधन सब समाप्त हो जाएंगे तो हमारी निर्भरता सागर के ऊपर धीरे धीरे बढ़ रही है और बढ़ेगी। तो सागर के अंदर जो मत्स्य संसाधन है और जो वनस्पति और खनिज संसाधन है, उसका उपयोग भी संपोषणीय तरीके से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके से हमको करना होगा, तभी हम हमारी इस विशाल जनसंख्या का भरण पोषण कर पाएंगे और खुशहाल जीवन इसको दे पाएंगे। तो ये था हमारा ये प्रश्न। अब हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, संसाधनों के सतत पोषणीय विकास पर अपने विचार लिखिए। तो आप अपने विचार संपोषणीय विकास के ऊपर आपको लिखने हैं। तो इसके अंदर संपोषणीय विकास की संकल्पना कहां से आई उसको देखते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा देखें कि सतत पोषणीय विकास जो शब्द है वो कहां से आया। सबसे पहले 1987 के अंदर नॉर्वे की जो प्रधानमंत्री थी ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो यूएनओ के द्वारा ब्रंटलैंड आयोग बनाया गया था। उसने सतत विकास या सतत संपोषणीय विकास की संकल्पना को एक परिभाषा के रूप में रखा और विश्व को यह परिभाषा दी।
तो यहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, टिकाऊ, सतत या लगातार एक शब्द, और विकास। इसका मतलब जो लगातार विकास हो, टिकाऊ विकास हो, एक बार विकास हुआ फिर खत्म, वो नहीं। लगातार निरंतरता के रूप में हमें संसाधन मिलते रहें, रोजगार मिलता रहे और हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। तो इस चीजों को देख करके हम सतत विकास की संकल्पना और अर्थ के बारे में देखें तो सतत संपोषणीय विकास की संकल्पना में वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए करती है। तो इसकी परिभाषा और अर्थ को समझें कि वर्तमान पीढ़ी जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करती ही है, लेकिन भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी संसाधनों को छोड़ती है और संरक्षित रखती है, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी वो संसाधन, वो वनस्पति, वो जल, वो मिट्टी, वो खनिज संसाधन मिल सकें। तो इस मितव्ययता के साथ में उपयोग करती है, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी ये नहीं सोचे कि कोई पदार्थ हुआ करता था लोहा, आज तो लोहा है ही नहीं। तो ऐसा नहीं, हम इतना उपयोग करें कि ये लोहा जो है आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहे। इसके साथ ही हम देखें कि यह संकल्पना विकास की संकल्पना का संशोधित रूप है। तो विकास की संकल्पना का ही संशोधित रूप है, जिससे कि विकास तो निरंतर रहे लेकिन मितव्ययतापूर्ण रहे। इस संकल्पना के अंदर तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो होती ही है, साथ साथ भविष्य के लिए विकास का आधार भी प्रस्तुत करती है ये। तो ये हमको ध्यान देना है कि इन चीजों को ध्यान में रख करके हम आगे चलते हैं। सतत पोषणीय विकास के लिए कौन कौन से उपाय हैं? तो इसके अंदर पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का विकास, इसका मतलब हमको ऐसी प्रौद्योगिकी का विकास करना पड़ेगा जो कि पर्यावरण को कम से कम या बिल्कुल भी क्षति ना पहुंचाए। दूसरा, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन। कोई भी काम करने से पहले हमें यह करना ही होगा। आजकल ये संकल्पना बहुत ही है, EIA यानी एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट संकल्पना। ये वैश्विक स्तर पर कोई भी उद्योग या कोई भी नगर या कोई भी क्षेत्र जहां हम विकास कर रहे हैं तो इसका मूल्यांकन हमें कराना होता है कि इस विकास के कारण उस प्रदेश में और उस क्षेत्र के अंदर क्या क्या पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेंगे, क्या क्या पर्यावरणीय दुष्प्रभाव पड़ेंगे। इसका मूल्यांकन करने के बाद ही उस क्षेत्र में खनन, उद्योग या किसी और चीज का विकास किया जाता है। विकेंद्रीकरण, हम एक ही जगह पर बहुत बड़ी संरचना, बहुत बड़े औद्योगिक प्रदेश का विकास करने के स्थान पर विकेंद्रित रूप में विकास करें, जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों के अंदर प्रवास भी ना हो और स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन भी हो जाए और प्रदूषण भी ना फैले। कठोर कानून तथा उसकी कठोरता से अनुपालना। कानून बहुत अधिक कठोर बनाने होंगे, बने हुए भी हैं, लेकिन सबसे मेन है उसकी कठोरता से अनुपालना, जो कि नहीं हो पाती है। बहुत सारे दबाव आ जाते हैं, कभी राजनीतिक दबाव, कभी भाई भतीजावाद। तो इन चीजों को रोक करके, इन चीजों को से ऊपर उठ करके जो भी कानून को लागू कराने वाले लोग हैं वो कठोरता से अनुपालना कराएंगे तो निश्चित रूप से संपोषणीय विकास की ओर हम बढ़ पाएंगे। जन सहभागिता को बढ़ाना होगा, क्योंकि बहुत कम संसाधनों पर बहुत सारे लोगों का अधिकार है, लेकिन बहुत कम लोगों का बहुत सारे संसाधनों पर अधिकार है। जैसे हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के लोग खाद्य पदार्थ को ही देखें तो भारत से 10 गुना ज्यादा खाद्य पदार्थों का उपभोग करते हैं, भारत से 10 गुना ज्यादा, क्योंकि वेस्टेज काफी बड़ी मात्रा में होता है। तो इसकी वजह से जो जन सहभागिता हमको बढ़ानी होगी, तो इस प्रकार हमको संसाधनों का समान वितरण करना होगा साथियों। और इसी के साथ आज हमने 27 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है, क्योंकि समय हो गया है काफी, और 28 से लेकर 30 तक जो बड़े प्रश्न है 250 शब्दों के, वो अगले भाग के अंदर हम लोग करेंगे और विस्तार से उनको समझेंगे। मैं जहां तक समझता हूं आपको काफी मजा आ रहा होगा, तो आप इसको बार बार देखिए और अपने आंसर को क्रमबद्ध रूप में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, समय सीमा के अंदर कीजिए, और साथ साथ मानचित्र आदि बना करके और अपने आंसर को फ्लो चार्ट के माध्यम से और इनके माध्यम से, जैसे मैंने बना के दिखाया आपको, उसके माध्यम से तैयार कीजिए। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल
आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।